नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ढेर सारी पढ़ाई करने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल आज आपके लिए एक बार फिर से करंट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है थाईलैंड से जुड़ा। कहाँ से जुड़ा हुआ है? थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री एवं भारत थाईलैंड। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऐसा क्या घटनाक्रम घटित हुआ थाईलैंड में कि वहां पर नए प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी एक वर्ष पूर्व ही तो वहां इलेक्शन हुए थे और प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो अभी हाल ही में ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई कि थाईलैंड को एक नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता? तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब बातों के बारे में मैं आपके साथ आज की क्लास में चर्चा करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को व्यतीत नहीं। आप देख रहे हैं कि एक महिला है जिनका फोटो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ये महिला हैं थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री। इन्होंने नई प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान में शपथ ली है और वो तारीख है 18 अगस्त। किस तारीख को भैया? 18 अगस्त। 18 अगस्त को थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और इनका नाम है पेंटोगटारन शिनावात्रा। पेंटोगटारन शिनावात्रा ने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में 18 अगस्त को शपथ ग्रहण की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी और बधाई देने के साथ मोदी जी ने कहा कि हम बहुत उत्सुक हैं थाईलैंड के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा थाईलैंड के साथ सांस्कृतिक लगाव बहुत पुराना है और इससे हमें और मजबूत नींव मिलेगी, ऐसी आशा है। अब मैं आपसे कह रहा था कि थाईलैंड में पिछले वर्ष ही तो चुनाव हुआ। अगस्त 2023 में ही तो थाईलैंड में इलेक्शन हुआ। थाईलैंड में अगस्त 2023 में इलेक्शन हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि थाईलैंड को नए प्रधानमंत्री की एक वर्ष में ही आवश्यकता पड़ गई? क्या थाईलैंड में दोबारा से इलेक्शन किया गया या पुराने प्रधानमंत्री को हटाकर नए प्रधानमंत्री को बना दिया गया? तो इन सब बातों के बारे में चर्चा करें। क्या है इनका राजनीतिक जीवन? कैसे इतनी कम उम्र में ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंची? इनके राजनीतिक जीवन की चर्चा करेंगे। क्या इनको वाकई में राजनीति का कोई अनुभव है? तो इन सब बातों के बारे में चर्चा आज की क्लास में आपके साथ करने। देखिए, मैंने कहा कि अगस्त 2023 में थाईलैंड का इलेक्शन और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले अगस्त 2023 में यहां पर क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, ठीक है। और प्रधानमंत्री के रूप में आम चुनाव के लिए चुनाव यात्रा की जो पार्टी है प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड, यानी कि कौन सी पार्टी से आती है? सुधारवादी मूव फॉरवर्ड पार्टी से आती हैं। उनकी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की, सबसे अधिक सीटें हासिल की। हालांकि 2023 के चुनाव के बाद पेंटोगटारन शिनावात्रा के पिता, इनके पिता राजनीति से जुड़े हुए ने पूर्व प्रधानमंत्री के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इनके पिता का नाम क्या है? थाकसिन शिनावात्रा। तो प्रधानमंत्री रहे 2001 से 6 के बीच। इन्होंने एक पार्टी के साथ गठबंधन किया और उस पार्टी के लीडर मुखिया को देश का पहला प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया अगस्त 2023 में। वो दक्षिणपंथी पार्टी का नाम है फेउ थाई पार्टी। क्या नाम है? फेउ थाई पार्टी। इस फेउ थाई पार्टी के नेता का नाम था श्रेता थावशिन। श्रेता थावशिन को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। अगस्त 2023 में इन्होंने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर। हालांकि एक वर्ष बाद ठीक 14 अगस्त 2024 को अदालत ने इनको इनके पद से हटाने के आदेश दे दिए कि इनको इनके पद से हटा दिया जाए। तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ऐसी क्या घटना हुई कि जो श्रेता थावशिन थे, इनको इनके पद से हटाना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि इन्होंने इन्होंने नैतिक मानकों का उल्लंघन किया है और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। माननीय न्यायालय थाईलैंड ने 7 अगस्त 2024, कौन सी तारीख? 7
अगस्त 2024 को जो मूव फॉरवर्ड पार्टी है, मूव फॉरवर्ड पार्टी, मूव फॉरवर्ड पार्टी को ही भंग कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इसको ही क्या कर दिया, भंग कर दिया। जब इसको भंग कर दिया तो इसके लीडर को भी इनके पद से हटना पड़ा। इनके लीडर पर भी किसके आरोप थे, इनके लीडर पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। मंत्रिमंडल में 2 सिद्ध व्यक्तियों को मंत्री के रूप में इन्होंने नियुक्त किया था, ऐसा इनके ऊपर आरोप था। और इसके कारण अदालत के फैसले के 48 घंटे के भीतर 33 वर्षीय पेंटा गटारन शिनावात्रा ने 16 अगस्त को थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार, यानी कि 7 अगस्त को इनकी पार्टी को बर्खास्त किया, भंग किया। और इसके बाद अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर पार्टी भंग होगी तो सांसद कैसे बने रहे, इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? न्यायालय ने अपनी वर्डिक्ट में कहा कि देखिए, ये मामला राजनीतिक दल के सांसदों की सांसद भंग, सदस्यता भंग करने संबंधित नहीं, उनकी सदस्यता बनी रहेगी। बस उनको एक समय दिया कि 60 दिनों के अंदर वो किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता देता हूं कि पेंटा गटारन शिनावात्रा, जिनकी पार्टी मूव फॉरवर्ड पार्टी थी, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ली है, वो शपथ ली है अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्वेता थावसिन की पार्टी फेउ थाई पार्टी के लीडर के रूप में। इसके रूप में तो ये नेता किसकी बनकर आई, फेउ थाई पार्टी किसकी, तो ये किसकी नेता है, फेउ थाई पार्टी। क्योंकि वहां के न्यायालय ने 7 अगस्त 2024 को 7 अगस्त 2024 को मूव फॉरवर्ड पार्टी को तो भंग कर, और 48 घंटे के भीतर 37 वर्षीय पेंटा गटारन शिनावात्रा को 16 अगस्त को थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर। तो ये थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। इनसे पहले भी कोई थाईलैंड की महिला प्रधानमंत्री रही होंगी, इसके बारे में भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। 16 अगस्त को थाईलैंड को नई प्रधानमंत्री मिल गई, जिनका नाम था पेंटा गटारन शिनावात्रा। कौन है पेंटा गटारन शिनावात्रा? पेंटा गटारन शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री, मैंने बोला जैसा कि आपको दिख भी रही है पिक्चर में, बड़ी युवा महिला है और इनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हो चुका है। इनका राजनीतिक सफर बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 3 वर्ष पुराना है, यानी कि इनको राजनीति में आए हुए अभी कितना समय हुआ है, केवल 3 वर्ष। इनका राजनीतिक सफर स्टार्ट हुआ 2022 से। कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों, 2022 से इनका राजनीतिक सफर स्टार्ट, और 2022 से इनका राजनीतिक सफर जो स्टार्ट हुआ वो अपनी पार्टी से स्टार्ट हुआ। इससे पहले पेंटा गटारन शिनावात्रा ने जो अध्ययन किया, अगर इनकी स्टडी की बात की जाए तो यूके से होटल मैनेजमेंट, यूके से इन्होंने क्या किया है, होटल मैनेजमेंट किया है, तथा थाक्सिन के रेंडे होटल समूह की एमडी के रूप में ये कार्यरत रही है। इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कहां से किया, यूनाइटेड किंगडम से किया, और थाक्सिन में एक होटल है रेंडे होटल, उसकी एमडी के रूप में ये कार्यरत है। थाईलैंड फाउंडेशन की अधिकारिता साइट पर अगर इनकी प्रोफाइल को खंगाला जाए तो बताती है कि शिनावात्रा का जन्म बैंकॉक में हुआ। कहां पर हुआ था, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी आप जानते हैं। वे एसटी एसेट कॉर्पोरेशन के प्रमुख शेयरधारक और थाईकॉम फाउंडेशन के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में। वर्ष 2008 में पेंटा गटारन शिनावात्रा ने चुलालोंगकोन विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान से स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो इनका जो क्वालिफिकेशन है ना, वो होटल मैनेजमेंट में मास्टर है, ठीक है, और उसके बाद इनका जो स्नातक है उसके विषय हैं राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान, ठीक है। कहां से किया, चुलालोंगकोन विश्वविद्यालय जो थाईलैंड में, ठीक है, वहां से इन्होंने क्या किया, ये स्नातक की डिग्री प्राप्त की, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगली बात करते हैं इनके बारे में, इनका राजनीतिक सफर, इनकी राजनीतिक यात्रा। मैंने भी आपको बताया कि मात्र 3 वर्ष पहले इनकी राजनीतिक यात्रा स्टार्ट हुई, और अपने फेउ थाई परिवार के प्रमुख के रूप में इन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, क्योंकि इनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ। इनके पिता जो वर्तमान में 75 वर्ष के हैं, वो राजनीति में 2001 से 6 तक थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अप्रैल 2023 में थाईलैंड में होने वाले आम चुनाव में शिनावात्रा 3 प्रधानमंत्री जो नाम
चर्चा में थे, उन 3 में से एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम था, इनको नॉमिनेट किया गया था कि इनमें से यानी कि ये भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की जा सकती। बड़ा छोटा सा राजनीतिक सफर रहा, कोई इनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत है, यानी कि इनके पास कोई राजनीतिक अनुभव सही मायने में कहूं तो नहीं है और ना ही इनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन लेकिन अब वर्तमान में ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में 16 अगस्त को निर्वाचित कर। बीबीसी द्वारा प्रकाशित प्रोफाइल के अनुसार जो सिनावात्रा है एक दयालु किस्म की महिलाएं हैं, समाजवादी हैं, उदारवादी नेता हैं, पूंजीवादी हैं, एक दयालु पूंजीवादी है और समान विवाह कानून को पूरी तरीके से समर्थन देती है। ठीक है, समान विवाह कानून को ये पूरी तरीके से समर्थन देती है। एक दयालु महिला है, समाजवादी उदारवादी नेता है, तो ऐसा बीबीसी बताती है इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में। अब बात करते हैं इनके पिताजी की। इनके पिताजी का नाम मैंने जैसे आपको बताया थाकसिन सिनावात्रा, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। इनकी आयु 75 वर्ष की। मूव फॉरवर्ड पार्टी के संस्थापक रहे, राजनीति में आने से पहले एक पुलिस बल में कार्यरत थे। ठीक है, इसमें 75 वर्ष की आयु पुलिस में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में 2001 से 6 तक का कार्यभार इनका रहा। ये थाईलैंड में कुलीन वर्ग, राजशाही, नौकरशाही, प्रभावशाली राजशाही और सेना से जुड़े अन्य सत्ताधारी लोगों के प्रति इनका विरोध रहा है। इन्होंने कहा कि एक कुलीन वर्ग जो होता है, ये लिटरेट वर्ग है, यानी कि जो बड़ा उच्च वर्ग है, उसके खिलाफ रहे और इन्होंने थाईलैंड में प्रधानमंत्री बनने के बाद कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से गरीब और ग्रामीण लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ी। इन्होंने राजशाही परिवार एवं सेना दोनों संस्थाओं के थाईलैंड संवैधानिक राजशाही में एक दूसरे की मदद करने के रूप में देखा जाता रहा, तो ये इनके विरोध में रहे। जबकि इनका नेचर क्या रहा, इन्होंने गरीबों की मदद की, तो गरीबों की मदद जब इन्होंने की, ग्रामीण लोगों की मदद इन्होंने की, समाज के दबे कुचले लोगों तक इनकी पहुंच रही, तो ये उनके बड़े लोकप्रिय हो, लोग इनको बड़ा पसंद करने लगे, तो लोकप्रियता बढ़ाने में इनको मदद मिली। हालांकि 2006 में इनके ऊपर एक आरोप लगा। 2006 में इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और इस आधार पर इनका विरोध स्टार्ट हो। तो 2006 में ये अपनी सत्ता से चले गए, अगले री इलेक्शन में ये अपनी सत्ता से चले गए। जैसा कि आपको दिख रहा है, थाकसिन पर आरोप लगा, अपने परिवार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए काम किया, परिणाम स्वरूप इनके खिलाफ विरोध। हालांकि वर्ष 2011 में थाकसिन की बहन थिंगलक थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई। तो थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिनावात्रा से पहले थिंगलक। तो थिंगलक को फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन थाईलैंड। थिंगलक जो है थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री है। 2014 में यहां पर तख्ता पलट होता है और इनके खिलाफ न्यायिक आदेश जारी करने के बाद इनको इनके पद से हटा दिया। यानी कि थाईलैंड में आप देखिएगा बहुत अधिक बार तख्ता पलट हुए हैं। 2014 से अब तक लगभग शायद 19 बार वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। तो बड़ा अस्त व्यस्त राजनीतिक माहौल है थाईलैंड का और उसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक हर तरह का पड़ता है। देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगस्त 2023 में थाईलैंड में आम चुनाव हुआ। थाईलैंड की जनता ने देश की राजनीति में सेना और थाई राजघराने के दशकों पुराने प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए थाकसिन के नेतृत्व वाली प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी को समर्थन। मैंने बताया कि इनका नेचर क्या रहा, गरीबों का, समाज के दबे कुचले लोगों का समर्थन करना, तो वहां से इनको समर्थन मिला और राजशाही को समाप्त करने के लिए लोगों ने इनको फिर से सत्ता में लाने का प्रयास किया और मूव फॉरवर्ड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी विरोध इतना था कि ये अपना प्रधानमंत्री नहीं बना। ये इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी कि वहां पर 500 सीटों का चुनाव था, उसमें से 141 सीटें 141 सीट 141 सीटें मूव फॉरवर्ड पार्टी को प्राप्त। बात समझ रहे, 141 सीटें, लेकिन ये सब बहुमत के लिए काफी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी अवश्य थी। अब इनको प्रधानमंत्री बनाना था, तो मैंने आपको बताया ही है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ा हेउ थाई पार्टी के नेता। ठीक है, तो इस तरह से 141 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आगे क्या करेंगी पेंटागन सिनावात्रा? थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद विभिन्न विश्लेषकों का मानना है कि इनके पास प्रशासनिक अनुभवहीनता है। अब जब इनके पास प्रशासन को चलाने का अनुभव ही नहीं है, तो ये अपने पिता
थाक्सिन शिनावात्रा के छत्र छाया में ही काम करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि जब इनके पास अनुभव नहीं है, इनके पिताजी के पास बहुत लंबा अनुभव है, 75 वर्ष के हो गए हैं, राजनीति से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, तो लोग मानते हैं कि ये अपने पिताजी की छत्र छाया में ही काम करें। अब देखते हैं भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। जैसे हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कभी गूंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया गया था, तो क्या ये वास्तविक रूप से गूंगी गुड़िया सिद्ध होंगी या एक आयरन लेडी? तो ये भविष्य के गर्त में छुपी हुई बात है। तो अगली बात, थाईलैंड में अशांत राजनीतिक इतिहास को देखते हुए अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रखना इनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। हम जानते हैं कि 1932 में थाईलैंड ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया और इसके बाद से अब तक वहां पर 19 बार सैन्य तख्तापलट, यानी कि 1932 जब से संवैधानिक राजतंत्र को वहां स्वीकार किया गया तब से लेकर अब तक वहां 19 बार, कितनी बार? 19 बार सैन्य तख्तापलट। आप बांग्लादेश को जलता हुआ देख रहे हैं, वहां नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, लेकिन आपका एक और पड़ोसी थाईलैंड, वहां की भी स्थिति कुछ ज्यादा खास अच्छी रही नहीं। बस अंतर इतना है कि वहां पर चीजें थोड़ी सामान्य तरीके से रही। तो पेंटागन के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक तो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना, दूसरा अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए, वर्ष 2014 से जब सैन्य तख्तापलट वहां हुआ तब से लेके अब तक वहां की अर्थव्यवस्था 1 से 4 के बीच में रही, जबकि अगर देखा जाए कि इस अवधि में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था 5 के आसपास रही है, 5 से अधिक रही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। थाईलैंड, मैंने बताया, अभी बोला आपको, 2014 से सैन्य तख्तापलट जब हुआ, वहां पर इनकी बहन को जब, सॉरी, इनके पिताजी की बहन, इनकी बुआ को इनके पद से, जब प्रधानमंत्री पद से हटाया गया, तब से लेके अब तक वहां की अर्थव्यवस्था सिर्फ कितनी रही? 1 से 4%। जबकि मैंने आपको बताया दक्षिण पूर्वी एशिया देश ही है थाईलैंड, वहां के देशों की अर्थव्यवस्था 5% से अधिक प्रतिवर्ष दर से बढ़ रही है। तो अन्य देशों, अन्य अपने पड़ोसियों के मुकाबले इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये उस देश के लिए, थाईलैंड के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। 2014 के बाद से थाईलैंड में सस्ता श्रम, बुनियादी ढांचे के निवेश के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के हर संभव प्रयास किए हैं और इसके लिए वो लगातार संघर्ष में बना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो थाईलैंड की अर्थव्यवस्था क्या है? थाईलैंड की अर्थव्यवस्था 2022 के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार इनकी जीडीपी कुल 495 मिलियन, 495 बिलियन। इनकी जीडीपी 495 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो एशिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन 14 से लेकर अब तक जो इनकी ग्रोथ कम हुई है वो प्रश्न विचारणी है। सबसे बड़ी बात, थाईलैंड का मुख्य जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जिस पर टिकी है वो निर्यात पर है, यानी कि ये एक्सपोर्ट बहुत करते हैं। 2021 में इनका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 58% निर्यात पर निर्भर है, जो वर्ष 2021 में देश के सकल घरेलू उत्पाद का, यानी कि आप देख रहे हैं कि जीडीपी में इनके निर्यात का 58% योगदान है। जीडीपी में इनके निर्यात का कितना प्रतिशत योगदान है? 58%। आप सोचिए कि इनकी अर्थव्यवस्था कितने बड़े स्तर पर निर्यात से टिकी हुई है। आखिर ये क्या निर्यात करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा है। बाकी दूसरे नंबर पर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र आता है, जो जीडीपी में 39% का योगदान देता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर इनका इंडस्ट्रियल एरिया और सर्विस सेक्टर आता है, जो 39% अपना योगदान रखता है जीडीपी में। लेकिन सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान है इनके एक्सपोर्ट का। अब ये एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ ही रहा है। तो इस बात को जानने के लिए मैं पूरा थाईलैंड के बारे में आपको बता, थाईलैंड की जनसंख्या है वो 70 मिलियन है। थाईलैंड की जो मुद्रा है उसको कहते हैं थाई बाट। थाई बाट यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है 7,812 यूएस डॉलर है। 7,812, बहुत बुरी नहीं है, अच्छी है। 7,812 यूएस डॉलर यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी है। इनका मुख्य उद्योग आप देखिए, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्यटन, सीमेंट, प्लास्टिक, कृषि प्रसंस्करण यानी कृषि संबंधित उत्पाद,
इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये ऑटोमोबाइल्स, ये इनका मुख्य उद्योग है। ये निर्यात क्या करते हैं, देखिए निर्यात भी मशीनरी करते हैं 23%, इलेक्ट्रॉनिक्स 19%, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव पार्ट्स 12%। तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें ही इनका निर्यात का सबसे मुख्य शाखा। इनका कुल निर्यात 287.42 2023 में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 287.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मुख्य निर्यातक देश आसियान, आसियान के देशों को, मैं आसियान के बारे में भी चर्चा आपके साथ करूंगा आज की क्लास में। आसियान के देशों को ये 23.5% निर्यात करते हैं, अमेरिका को 17%, जापान को 9% और यूरोपीय संघ के देशों को ये 8% निर्यात। आयात जो करते हैं ये ईंधन मंगाते हैं, उपभोक्ता वस्तु, कृषि आधारित कच्चा माल, मशीनरी, पार्ट्स। प्रमुख आयात साझेदार जो इनके हैं चीन, आसियान, जापान, यूरोपीय संघ, अमेरिका और भारत, जहां से चीजों को आयात करते हैं। भारत और थाईलैंड के द्विपक्षीय संबंध कैसे, तो भारत और थाईलैंड के संबंध भारत की आजादी के साथ से, यानी कि 1947 में ही स्थापित। थाईलैंड के लोगों का भारत के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव लगभग 1500 ईसा पूर्व का है, यानी कि हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव बड़ा पुराना है। ठीक है, भारत थाईलैंड के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान सागर के साथ लंबी समुद्री सीमा साझा करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप के साइड पर आपका थाईलैंड है। थाई जो थाईलैंड के लोगों को संदर्भित करता है वो भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत का शब्द। ठीक है, तो भारत से बड़ा पुराना सांस्कृतिक लगाव है थाईलैंड। थाईलैंड की एक नीति है एक्ट वेस्ट नीति और भारत की एक नीति है लुक ईस्ट नीति। पूर्व की ओर देखो, इधर वो कह रहे हैं वेस्ट की ओर। ठीक है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट को देखकर काम कीजिए। तो वहां की एक्ट वेस्ट नीति 1996 और भारत की लुक ईस्ट नीति 1993 दोनों देशों के आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान देते। तो भारत की लुक ईस्ट नीति, पूर्व की ओर देखो, अपने पूर्व के राष्ट्रों को अपने साथ लेकर चलो, उनकी मदद करो, अगर कमजोर है उनके साथ व्यापार, ठीक है, उनका सहयोग करो, ऐसी लुक ईस्ट नीति है। तो थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति और भारत की लुक ईस्ट नीति इसमें बड़ी सहयोग की भूमिका निभाती। आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध, आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध भारत के थाईलैंड के साथ वर्ष 2021-22 में इन दोनों देशों के बीच का व्यापार 14.8 मिलियन डॉलर, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। यानी कि अब हम नियमित रूप से थाईलैंड के साथ अपने व्यापार के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। 2019 में यह 13 बिलियन डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का था, जो बढ़कर अब कितना हो गया, 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, भारत थाईलैंड का आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस बात का मतलब क्या है, भारत थाईलैंड का आसियान क्षेत्र का हिस्सा है। सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये आसियान में आते हैं। इनके बाद 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी कि भारत आसियान में 10 सदस्य हैं और केवल 4 सदस्य ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा व्यापार थाईलैंड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बात, रक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग, भारत और थाईलैंड दोनों सेनाओं के बीच वार्षिक रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त अभ्यास में अभ्यास मैत्री जो थल सेना द्वारा किया जाता है, सियाम भारत अभ्यास जो वायुसेना द्वारा किया जाता है, तथा भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती जो नौसेना द्वारा की जाती है। तो हम रक्षा सहयोग में भी एक दूसरे के साथ नियमित रूप से सहयोग करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। जहां आपकी अभ्यास मैत्री थल सेना करती है, सियाम भारत अभ्यास वायुसेना और थाईलैंड समन्वित गश्ती नौसेना के द्वारा की जाती है। ठीक है, पर्यटन, पर्यटन तो बड़ा प्यारा है भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के लोग सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। हम लोग जानते हैं हमारी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो पर्यटन का प्रभाव, 2019 के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2 मिलियन भारतीय ने थाईलैंड की यात्रा की, थाईलैंड का दौरा किया और लगभग 1.6 बिलियन थाई पर्यटकों ने भारतीय बौद्ध तीर्थ स्थलों का दौरा किया।
तो आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है जो थाईलैंड की तरफ यात्रा के लिए, दौरा करने के लिए जाता है। 2009 में बैंकॉक में स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई, जो भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक लगाव को 2009 में वहां पर क्या स्थापना किया गया, इस स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र की स्थापना की। तो भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक लगाव को, तो बहुत प्यारा सा सांस्कृतिक लगाव है हमारा और थाईलैंड। बौद्ध धर्म के उपासक हमारे देश में भी और थाईलैंड बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरीके से मानते। अब अगली बात अंतरराष्ट्रीय संगठनों के, भारत और थाईलैंड विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के सहयोगी रहे, जैसे जिनमें एक महत्वपूर्ण सहयोगी का नाम आता है आसियान। आसियान एक मंच है, आसियान एक मंच है और इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने, आसियान, आसियान की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। आसियान क्या है? आसियान, मेरे प्यारे साथियों, आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह, क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह, आप समझ ही गए होंगे। आसियान का जो स्थापना वर्ष अगर देखा जाए, इसकी स्थापना कब की गई, तो बेटा मेरे दोस्तों, आसियान की स्थापना की गई 8 अगस्त 1967, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। 8 अगस्त 1967, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई। अब बात आती है, क्या इसका सचिवालय बैंकॉक में? नहीं, इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसका सचिवालय कहां है? जकार्ता। इसका सचिवालय कहां है? इसका सचिवालय है मेरे प्यारे साथियों जकार्ता। अब बात आती है इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो सदस्य राष्ट्रों में कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो इसकी स्थापना के साथ इसके सदस्य थे, बाकी कुछ समय के साथ जुड़े। सदस्य राष्ट्र थाईलैंड, थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। सिंगापुर ये इसके सदस्य राष्ट्र थे। 5 राष्ट्र इसके क्या थे? सदस्य राष्ट्र। इसके बाद नाम आता है ब्रुनेई का। ब्रुनेई, ब्रुनेई थाईलैंड सॉरी आसियान का सदस्य बना 1984। ब्रुनेई आसियान का सदस्य कब बना? 1984। 1984 में ब्रुनेई आसियान का सदस्य बन गया। इसके बाद वियतनाम 1995 में, वियतनाम 1995 में इसका सदस्य बना। वियतनाम इसका सदस्य बना 1995 में। इसके बाद लाओस और म्यांमार 1997 में इसके सदस्य बने। लाओस और म्यांमार 1997 में इसके सदस्य बने और अंतिम रूप से इसका सदस्य बना कंबोडिया 1999। कंबोडिया कब बना इसका सदस्य? 1999। और इस तरीके से इसके टोटल सदस्य राष्ट्र हैं 10। कितने राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं? 10 सदस्य राष्ट्र। तो ये है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक। ठीक है, आगे की बात करता हूं आप लोगों के साथ। अगली बात, जैसे इसमें शब्द यूज हुआ आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF। क्या है ARF? ARF जो है वो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन इसको कहा जाता है। सॉरी,
इसको कहा जाता है आसियान क्षेत्रीय मंच। यहीं पे ले लेते हैं, आसियान रीजनल फोरम, ARF। आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में स्थापित हुआ। और इसकी स्थापना आसियान देशों के साथ व्यापार करने के लिए कुछ राष्ट्रों को आसियान रीजनल फोरम में शामिल किया गया और इसका भारत भी सदस्य है। भारत भी इसका क्या सदस्य, इसका सदस्य राष्ट्र है। टोटल सदस्य इसमें कितने हैं, 23। टोटल सदस्य राष्ट्र ARF में कितने हैं, 23। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपने देखा यहां पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों का एक समूह है, मंच है, संगठन है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक बड़ा प्यारा सा चीज है। बिम्स्टेक के बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूं। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक, इसकी स्थापना हुई 6 जून 1997। स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई 6 जून 1997 को हुई। इसका जो सचिवालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। इसका सचिवालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में है। इसके सदस्य राष्ट्र, जब सचिवालय बांग्लादेश में है तो सदस्य राष्ट्र होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सदस्य राष्ट्र है। इसी तरीके से भूटान, भूटान भी इसका सदस्य राष्ट्र है। भारत, म्यांमार, भारत, म्यांमार, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इसके क्या है? सदस्य। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है जहां पर ये एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है आसियान क्षेत्रीय मंच, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक, एशिया सहयोग वार्ता, मैकोंग गंगा सहयोग। ठीक है, तो बहुत सारे संगठनों, बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भारत और थाईलैंड अपने संबंधों को साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं। तो ये थी थाईलैंड की बात। थाईलैंड में क्यों नई प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की, भारत के थाईलैंड से कैसे संबंध है, भारत के लिए थाईलैंड क्यों उपयोगी है। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही बेहतर लगी होगी, मजेदार लगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, मजेदार लगी है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक, आगे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चलते चलते कमेंट की बात तो मैं भूल ही गया, कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद।